गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तनु, प्रिया, सुप्रिया, आनंद, निखत। अच्छा, आपकी अच्छा ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, सॉल्व नहीं हुई। मतलब वाईटी पे आप ब्लॉक हैं, यही कहना चाह रही हैं? यही है ना? श्वेता, श्रेया, सभी लोगों का, आप सभी का, रामबली जी, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है इस बिहार अड्डा 24/7 के चैनल पर। और इस जबरदस्त क्लास में जो कि आप लोगों के लिए टेस्ट भी है, डाउट सेशन तो है ही लेकिन टेस्ट भी है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। बहुत कम लोग आए हैं, ऐसा क्यों? मतलब टेस्ट ना करा के पढ़ाई स्टार्ट करें क्या? मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं तो उसको क्या मतलब ना देखते हुए, जैसा आप लोग कहें, फिर मैं कल से ही इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। या अगर आप लोग कहेंगे नहीं कल भी टेस्ट हमको देना है सर, तो फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर साइंस का क्या हुआ? हाँ राहुल जी, आप में से ही किसी ने, हाँ आप में से ही किसी ने कहा था कि मैम थोड़ा जिद्दी हैं, तो मेरा कहने का मैंने कहा, उनसे रिक्वेस्ट भी की। अब बाकी उन्होंने कहा देखते हैं, तो देखते हैं, तो देखिए कब तक देखते हैं। अब उसमें और मैं क्या करूं, बताइए। हाँ बताइए सभी लोग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। मैं नहीं, आप लोगों को देखना है। टेस्ट ले लीजिए सर, ओके। पॉलिटी स्टार्ट कीजिए, वेद जी बोल रहे हैं कल से स्टार्ट कीजिए पॉलिटी। तो कल तो है सैटरडे, शुभ दिन नहीं होगा थोड़ा सा। अब देखिए श्रेया जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं मतलब किसी और के विषय में कुछ नहीं बोल सकता। बाकायदे आप लोग उनसे पूछिए, या फिर जो भी है जैसा भी है, सारे चीजें आपको पता है। मंडे से स्टार्ट करें ना? आप लोगों का क्या ख्याल है? भगवान भोलेनाथ का दिन है सोमवार, तो सोमवार से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल श्री गणेश किया जाए। मेरा भी मतलब, मेरी इच्छा भी यही है, जैसा बाकी आप लोग पढ़ना है, पढ़ाना मुझे है। जब आप कहेंगे, आप अभी कहेंगे अभी शुरू कर दूंगा मैं पॉलिटी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, हो जाएगा भाई, धैर्य से काम करना है। अच्छा कल से नहीं है, तो हो सकता है कल से, आज चूंकि ये लग जाती है क्लास, तो अब उसको रिशेड्यूल करेंगे वो, तो उनको फाइन भी देना पड़ेगा उस चीज़ का। 1,000 रुपये क्लास के लिए फाइन है। तो हो सकता है कि कल से आपकी क्लास ना हो, मैं मान गई हूं मेरी बात। नीतू जी का कहना है कि इसमें हमारा लॉस है। देखिए, कोई भी प्रॉफिट या लॉस कोई थर्ड पर्सन आपका कैसे डिसाइड कर सकता है? मेरी बात को बहुत गंभीरता समझिए कि आपका लाभ होगा या हानि, ये किसी व्यक्ति को आप क्यों किसी व्यक्ति पर निर्भर है। खुद की मेहनत से सारा कुछ होता है। अगर आप कोई मुकाम हासिल करते हैं तो वो आपकी मेहनत होगी, उसमें मेरा सहयोग मात्र बस इतना रहेगा कि मैंने आपको बता दिया 2 चीजें, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं गाइडेंस। 2 चीजें सिर्फ मैं बताता हूं गाइडेंस के नाम पर, और सभी लोगों को जानना भी चाहिए कि भाई वो दोनों चीजें हैं क्या। तो दोनों में से एक है क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और दूसरा है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप लोग बताइए, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट? टीचर यही करता है, एक टीचर या मेंटोर का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको वो सही डायरेक्शन दिखाए। डायरेक्शन का मतलब यहां पे ये है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इनमें भी, दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना। जब आप ये जान लेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, अब देखिए, आपको एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, आपको एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना, आपको एक सफलता लेनी है, एक एग्जाम है उसको क्लियर करना है, ठीक है।
अच्छा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, ठीक है लीजिए चेंज हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं कि अगर आपको क्या नहीं पढ़ना ये पता चल जाए तो आपके जो सोर्सेज है ना वो काफी सीमित हो जाएंगे, कुछ कम बचेंगे। अब उसी का आप क्या करिए, मोर एंड मोर रिवीजन कीजिए। बस हम लोग आपको बताते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कौन सेगमेंट पे ज्यादा पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको आंसर। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलिविया से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से या फिर ब्राजील से। ये चारों देश दोस्तों कहां के हैं? तो ये चारों देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। आप लोग जानते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट के, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों देशों में से आपसे पूछा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन देखिए। पोल दीजिएगा ना सर? अच्छा पोल दे दें, तो पोल तो होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, बीच में मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझे पूछना हो तो पोल दे दूं। अब उसमें क्या होगा, थोड़ा समय लग जाएगा, अब पूरा टाइप करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन सारे विकल्प बनाने पड़ेंगे, तो पोल में ही पोल हो जाएगा फिर पूरा समय। हाँ दोनों एक साथ कैसे होंगे गुड़िया जी? बस आज की बात है, जैसा कि आप लोग ही बता रहे हैं, कल से क्लास नहीं उनकी लगी है, आज की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। कंप्रोमाइज करने का ही नाम लाइफ है, जीवन का नाम ही कंप्रोमाइज करना है, सब कुछ हमें नहीं मिल सकता एक ही टाइम में। तो आप ये हो सकता है कि भाई एक समय में मतलब कि एक क्लास कर लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लीजिएगा दूसरी क्लास। ऑप्शन दल बदल किया हुआ है सर, सी ऑप्शन बता रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है अर्जेंटीना से, सही बात है। पराग्वे से गुजरेगी, सही बात है। ब्राजील से भी गुजरेगी, लेकिन बोलिविया से नहीं गुजरती है। सी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों क्या हो गया, गड़बड़ा गया। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको जानते हैं हम, ये है 23.5 डिग्री। अब देखिए किन किन कंटिनेंट्स में किन किन देशों से होकर गुजरती है। जैसे अगर साउथ अमेरिका कंटिनेंट की बात करें तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ये 4 देश हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे अफ्रीका में बोत्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है और मोजाम्बिक है। 5 देश अफ्रीका के और पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ही देखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, और मकर रेखा साथियों होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को चारों ओर से गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भाई पृथ्वी को जो चारों ओर से गैसों का एक समूह ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? बट सर ऐसा लगता है कि क्या है, एक सेकेंड, हिमांशु जी का कुछ है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, उनका मैसेज तो चला गया, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ ये बात सही है रत्ना वर्मा जी, उन्होंने एक बार डिस्कस भी नहीं किया, तो खैर कोई बात नहीं, अब जो चीजें हो गई हैं उस पर क्या बोला जाए, 1 घंटे की बात है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ, आप जाइए पहले साइंस पढ़ लीजिए, हम मैं कर लेता हूँ कंप्रोमाइज, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास संडे वनडे के लिए लूंगा, और क्या बताऊं भाई, मैं क्या कर सकता हूं बताइए। और बाकी मैंने पेट गड़बड़ ले लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कितनी फीस दी है, आपने जो भी फीस दी है, चाहे 1 रुपए ही क्यों ना दिया हो, आपकी फीस होती है, सही है।
लेकिन आपको अगर लगता है कि हमने इसको दे करके हम कुछ नहीं सीख पाए, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, तब आपने बिल्कुल सही किया ये क्वेश्चन ये बता करके कि आपको लगता है कि बेवजह ही आपने पेड क्लास ले लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं, हमने कुछ सीखा है, तो फिर वो आपकी फीस जो है वो आपको दुखी नहीं करेगी, है ना। कंटिन्यू करें, चलिए। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसी को बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर विभिन्न गैसों का क्या है, यौगिक, कंपाउंड नहीं है, मिक्सर है, मिश्रण है, कंपाउंड नहीं। और दोनों में बहुत अंतर होता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक को अलग कर सकते हैं, एक को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वायुमंडल, और इसमें सबसे ज्यादा जो गैस की मात्रा है वो है नाइट्रोजन की, 78.8% नाइट्रोजन। क्लियर। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन लगभग 21%। चलिए नेक्स्ट। हाँ, एटमॉस्फेयर है क्या, अगर हम देखना चाहें तो द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ, देखिए, ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट सच एज अर्थ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कैन बी एडेड टू एंड रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सजीव चीजें हैं, हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो वही चीज, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स रिमूव ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ इन एंड ऐड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, बताइए साथियों, क्या हो जाएगा, किस गैस की सबसे ज्यादा कमी हो जाएगी अगर पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं। आरती का कहना है सर जुलाई तक सिलेबस खत्म कर दीजिए, अगस्त से हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके डन। वैसे भी खत्म हो जाएगा, मतलब पॉलिटी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो आपके उसके अकॉर्डिंग जो है, तो लगभग 15 से 20 क्लासेस, 15 to 20 क्लासेस होगी, ठीक है ना। तो इतनी होगी, और बाकी इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो भाई अगर क्या होता है, वनस्पतियां जितने पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को जनरेट करती हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तभी हम जीवित हैं। जितने भी सजीव प्राणियां हैं क्या है, तभी जीवित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, पेड़ पौधों का कार्य कौन सा नहीं है, बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। कल के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सर। नहीं सर, आप, सॉरी खुशबू हैं, तो खुशबू जी आप क्लास में रहिए, क्लास को देखिए, क्योंकि आंसर सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, जो एक्सप्लेन करता हूं वहां से क्वेश्चन आएंगे। सी ऑप्शन, कई लोग आ रहे हैं, देखिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सी के पक्ष में जा रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग सी के पक्ष में जा रहे हैं, बी भी जा रहे हैं लेकिन कम। देखिए, अगर पेड़ पौधों का जो कार्य नहीं है, पूछा गया है आपसे कि कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है काम, पेड़ पौधों काम है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, तभी तो ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। सौर का अवशोषण बिल्कुल करते हैं, अभी मैं बताता हूं कैसे। वायु का प्रदूषण, प्रदूषण पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, सही है। सौर का अवशोषण इसलिए करते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ, नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं, इन दोनों को कम करते हैं। अब शोर का अवशोषण यानी ध्वनि प्रदूषण, और जो शोर होता है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे शहरों में, पटना उटना जाइए या किसी बड़े शहर में जाइए आप, तब आप देखिए कि जो भी हाईवे बने होते हैं उनके बीच में पेड़ पौधे, बीच में और किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो रोड की सुंदरता या शहर की सुंदरता के लिए बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, वो होता है कि जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, हॉर्न वगैरह देते हैं, उससे
पेड़ पौधे क्या करते हैं, ध्वनियों को अवशोषित करते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है और ना ही वायु प्रदूषण होता है। जितने भी गाड़ियों के द्वारा, धुएं के द्वारा निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हैं, उन सब का भी अवशोषण करते हैं वो, तो हो जाएगा ये। और नहीं है काम तो भैया वायु प्रदूषण किसी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं करता है। सी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अपकर्ष का मतलब होता है कि भाई कम होना, पर्यावरण की क्षति होना। से इसका क्या मतलब है, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण यानी कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज। दूसरा, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ब्रिंगिंग अबाउट रिवर्स चेंज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। सी ऑप्शन है, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन यानी इकोलॉजिकल इंबैलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण की क्षति इन सभी मुद्दों से होती है। इसमें अगर कोई आपको ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, बी ऑप्शन या सी या ए कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछेंगे दोस्तों। देखिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें अगर, तो ये इसमें क्या होता है कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, यानी जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनके में कमी आती है। नेचुरल हजार्ड्स एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर आते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और औद्योगिक आपदाएं आती हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, कमी हो जाती है, जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलता है। डिक्लाइनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। ठीक है सर, बी को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, बी को कर देते हैं एक्सप्लेन। बी कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। विपरीत का मतलब यहां पर है कि पर्यावरण के विपरीत। जैसे हम लोग एक चीज जान लीजिए, हम लोग जितने भी काम करते हैं सब नेचर को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। अगर अभी हम जरा सोचिए, अगर अभी हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लाइट का, विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं नेचर को हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को अपने नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर। तो मानव के द्वारा किया गया कोई कार्य, अब मान लीजिए कि मानव द्वारा किया गया कार्य भाई पेड़ लगाना, पेड़ पौधे लगाना, वो तो कोई लगाता नहीं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से बोलता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जब भी आपको मौका मिले कि भाई आज मेरा बर्थडे है, या कि आज मेरा विवाह है, या आज मेरे यहाँ कोई शुभ काम होना है, कुछ अच्छा हुआ है हमारे यहाँ, तो जैसे सत्यनारायण कथा वगैरह करते हैं आप लोग, मंदिर मस्जिद के दर्शन या तमाम चीजें हैं वो करते हैं, उसी प्रकार कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा पौधा लेना है, उसको लगा देना है। विश्वास करिए, जब जब आप उस पौधे से होकर गुजरेंगे, एकदम वैसे फील होगा आपको कि ये मेरा, मतलब जैसे संतान होती है वैसा। आप एक पौधे को लगाएंगे और ताउम्र उसको देखेंगे, ताउम्र देखेंगे। अब ये नहीं कि बबूल का पौधा लगा देंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अवसर पे, जो खुशियों वाला अवसर होता है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी है, अब दोनों लोग दो अलग अलग वृक्षों को अगर लगा देंगे, फलदार वृक्ष या छायादार वृक्ष, तो पूरे जीवन आप उनको देखेंगे, सुखद अनुभूति होगी और अपना वो एक इंपॉर्टेंट पल आपको याद आएगा। अच्छा है। अब केक काटते हैं, अब जरा देखिए, केक काट दिए, बर्थडे हुआ, केक काट दिए, जीवन में रोशनी करते हैं उसको बुझा दिए। उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई, उससे मैं इतर संबंध रखता हूं कि भाई आप केक मत काटिए, आप मोमबत्ती मत बुझाइए, आप लड्डू मत खाइए। नहीं, लड्डू तो खाना चाहिए, वो तो मैं ऐसे भावावेश में बोल दिया हूं। तो बाकी ये सब सारी चीजें कीजिए, लेकिन सोचिए कि ये सब भूल जाएंगे आप, महीने बाद, 15 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक वृक्ष लगा दिया आपने, एक पौधा लगा दिया, उस पौधे को आप देखेंगे, मुस्कुराहट आएगी, खुशी अनुभूति होगी, और इससे हमारे नेचर को भी क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, मतलब काफी ज्यादा इन्वायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट होगा। ठीक है। तो वही चीज है कि हम, हमारे द्वारा इतने ज्यादा काम, हम बाइक चलाते, अभी क्या होता था पहले के जमाने में, आप लोग देखिए कि लोग पैदल जाते थे। मैं माना कि ये तो मान लीजिए स्वच्छता अभियान आया तो फिर तमाम जो है शौचालय वगैरह बने, पहले लोग जाते थे जंगलों में अफलातून मचाने। तो अब पहले क्या होता था, दूर, अब पैदल जा रहे हैं, खेत जाना है पैदल जा रहे हैं,
देख रहे हैं खेतों को, बढ़िया, अपना एक्सरसाइज भी हो गया और खेतों के दर्शन भी हो गए, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अब पिताजी ने बोला जरा खेत देखा पानी हो गया कि नहीं, मोटर बंद कर दो। तो बाबू साहब जा रहे हैं, बढ़िया बाइक से स्टार्ट करेंगे तब जाएंगे। लगना चाहिए ना कि बाइक चलाते हैं, बड़े आदमी हैं, पैदल नहीं जाएंगे। पैदल जाएंगे तो उनका हेल्थ तो अच्छा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं जाएंगे पैदल। तो दोस्तों, हम जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं, मतलब 99% हमारे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो हमेशा नेचर को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है बी ऑप्शन में। समझ में आ गया अब भी? अब कोई दिक्कत नहीं? दिखावा नहीं हो गया है। हम क्या करते हैं, हम आराम ढूंढते हैं, हम अपना एक जोन, सेफ जोन ढूंढते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि पेड क्लास, मैंने बहुत गंदा किया जो पेड क्लास ले लिया, आप लोगों से पढ़ लिया, बहुत ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। मतलब ये नहीं बोला कि आप लोगों से पढ़ लिया, लेकिन कभी विचार किया कि आपने क्या किया? इतनी उम्र हो गई आपकी, आपको हर वो अवसर मिला और आपने क्या किया? अगर मैं यहाँ पे, बुरा नहीं मानना है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास भी नॉलेज है, जानकारी है, मेरे पास भी है, बस अंतर हो जाता है थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा पता है, आप लोगों को हो सकता है कम पता है, या कई क्षेत्रों में आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये ऐसी निगेटिविटी कभी हावी मत होने दीजिए, कभी भी नहीं, वो आपका एकदम नुकसान कर देगा। ठीक है जी हाँ, आप समझ में आ गया? आर्यन गुप्ता जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में, नैरोबी में, काठमांडू में, या फिर नई दिल्ली में? हाँ प्रियंका, बिल्कुल सही कह रही है कि हम क्या करते हैं, हम दोषारोपण हम सीख गए हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान समय जो राजनीतिक परिदृश्य है, अब देखिए क्या करते हैं, जितने भी लीडर्स हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण। आपने क्या किया, पहले अपनी बात तो बताइए भाई, आप दूसरों को बाद में बताइए, पहले अपना बताइए, आपने किया क्या समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या किया, उसके बाद आप दूसरे पर उंगली उठाइए। आप ये देखिए कि इतने मतलब सक्षम आप लोग थे, माता पिता आप लोगों के हमेशा हर डिसीजन में साथी दिए होंगे, जहां तक आप में से कई लोग ऐसे होंगे, लगभग लोग ऐसे होंगे। तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या आपको छोटी सी यूएनईपी का मुख्यालय नहीं पता? आपके पास इंटरनेट है, आप क्या ढूंढ नहीं पाए गूगल पे? बताइए। क्या पूछ रहे हैं? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया गया 1972 में। हुआ क्या? इसका गठन हुआ जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, हाल ही में मुझे पता चला, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर, हिस्ट्री वाले सर से कहेंगे कि सर आप ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते, आप पढ़ा दीजिए। और मुझसे यहाँ पर आकर कुछ लोगों ने बोला कि सर आप बिहार ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आप अध्यापक बनने जा रहे हो, बुरा मानेंगे भी तो मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब आप बुरा मान के भी, लेकिन ये बहुत ही गंदी हरकत है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपके अंदर कुछ वैल्यूज होने चाहिए, मोरल्स होने चाहिए। ठीक है, आप किसी का ऐसे अपमान करने का अधिकार किसने दिया आपको? और उस पर भी मैंने बोला आप लोगों से कि नहीं, वो सर अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं है, एकदम क्षमा योग्य नहीं है, विश्वास मानिए। अध्यापक बनने जा रहे हैं, थोड़ा सा सहनशीलता और धैर्य जैसी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नैरोबी, केन्या की राजधानी में, और सेक्टर क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ओजोन। अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने बता दिया यूएनईपी, ठीक है, अब इससे ऐसे ही जितने भी संस्थान हैं उनको तुरंत कॉपी में उतार लीजिए। गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, किस सेक्टर से संबंधित, इन्वायरमेंट सेक्टर से संबंधित, और मुख्यालय कहाँ है। बस दो चीज आपको देखना है कि गठन, मुख्यालय, दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है,
तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, जैसा कि अगर आप लोग अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, अपनी गंदी हरकतें जो है आपकी, मेरी भी बहुत सारी गंदी हरकतें हैं, सबके अंदर होती, लेकिन अनुपात का अंतर होता है। कोई भी इंसान केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता है। अच्छाई और बुराई का क्या होता है? मिश्रण होता है, यौगिक नहीं, मिश्रण होता है। अगर किसी अंदर, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 60% जो है बुराई है और 40% अच्छाई है, तो उसको बुरा इंसान बोलेंगे। और किसी के अंदर अगर 60% अच्छाई है, 40% बुराई है, तो उसको हम अच्छा इंसान बोल देते हैं। कोई भी केवल अच्छा केवल बुरा नहीं होता। तो अपनी बस हम क्या करें, मैंने बताया यौगिक नहीं, मिक्सर है हमारे यहाँ बुराइयों, उन बुराइयों को कम कर दीजिए, बस सफल इंसान बन जाएंगे, एक इंसान बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे। जब मुझे पता चला ऐसी हरकतें आप लोगों की, तो मैंने कहा बताइए, हद है। मतलब मैं यहां पर आप लोगों को हाई स्कूल इंटर वालों को नहीं पढ़ा रहा हूं, इनको जो पढ़ाएगा मैं उसको ट्रेन कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो जिसने भी ऐसा किया, कभी मेरी क्लास में तो ऐसा मतलब कभी मत कीजिएगा आप लोग। हाँ, कुछ चीज अगर फिर कह रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसको बताइए, टीचर की बुराई नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कूलर, बताइए। रेफ्रिजरेटर, किसने बताया? श्रेया सुमन, वेरी गुड। बिल्कुल मृदुल, हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक बने रहिए और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। संतोषम परम सुखम। हाँ बिमलेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी बात पर आपके जो है, इसी बात पर मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूं अभी तुरंत। क्या लिखा है आपने ये? बिमलेश चौबे, चौधरी नहीं, बिमलेश चौबे जी, जरा आप बताएंगे चौबे साहब, क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया आपका मतलब। बिमलेश चौबे जी, तेजी के साथ थोड़ा बताइए, अपना वो जो आपने लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है एयर कंडीशनर, सॉरी यहाँ पे कूलर, हाँ एयर कंडीशनर हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर नहीं ऑप्शन। एयर कंडीशनर क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या करती है, वो हानि पहुंचाती है। डांट नहीं रहा हूं बिमलेश जी, आपकी हरकतों को बता रहा हूं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ही ऐसा किए होंगे। मतलब इतना मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना मैंने उद्दंडता किसी भी क्लास में नहीं देखी है, फर्स्ट डे से आज तक इतनी उद्दंडता सच में नहीं देखी है। सबसे गंदा बैच मैं कहूंगा आप लोगों का है, ये मैं कहने पर मजबूर हूं। यहां सीखने आए, सीख लीजिए चुपचाप, समझ रहे हैं? मैं मतलब बहुत ही प्यार से आप लोगों को कह रहा हूं, सीखने आए कुछ सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं डांट नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं जीवन जीना आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा निकलिए अपने अहम से बाहर। नेक्स्ट, तो ये तमाम चीजें जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी वगैरह है, या डिओडोरेंट की महकाना है हमको, गमकौआ तेल लगाएंगे, तेल तो नहीं लेकिन वो, तो ये सब सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी परावैंगनिक किरणों से दोस्तों हमारी रक्षा करती है। और जी, तो नहीं, सबको नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब अब ये बताइए कि मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर न करूं, दिल में रखूं, वो गलत हो जाएगा। दिल में रखूंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, और मन ही मन मतलब मैं जो है कि आप लोगों को बुरा मान लूंगा। मैं ये चाहता नहीं हूं, जो है आप लोगों के सामने है प्रत्यक्ष एकदम। थोड़ा मेरे अंदर स्पष्ट वार्ता है। अगर आपकी कमी है तो आपको बोलूंगा, मेरी कमी है तो मैं अपने आप को तुरंत बोलूंगा, सबके सामने बोल सकता हूं।
ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये सब यूवी रेज, मतलब सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, परावैंगनिक किरणें निकलती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है दोस्तों। ठीक है, उनसे ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है समताप मंडल में। ओजोन लेयर कहां पर है? समताप मंडल में। और ओजोन लेयर की मोटाई, यानी ओजोन लेयर की परत की मोटाई को मापने के लिए एक इकाई यूज किया जाता है, डॉप्सन जिसका नाम है। ये सब याद कर लेंगे, डॉप्सन इकाई। डॉप्सन यूनिट से हम मापते हैं कि ओजोन लेयर की परत की मोटाई कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। और आपने सुना होगा एक शब्द ओजोन छिद्र, सुना है? ओजोन में छेद हो गया, ऐसा सुना है? गलत सुना है। छिद्र का मतलब यह है कि मोटाई कम हो गई है कहीं पर। ओजोन लेयर की अगर मोटाई कम हो जाती है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह पे सुनने में आता है, पोल्स वगैरह पे, तो वो मोटाई कम होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो जाता है, होल हो जाता है, ऐसा नहीं। मोटाई कम हो जाती है। और मोटाई को किससे मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन इकाई में। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981 में, 86 में, 1995 में, या फिर 2000 में? जिससे कोई भी ब्लैक होल, कोई भी वस्तु या साउंड वगैरह कुछ भी जिससे पार ना हो पाए, उसी को ब्लैक होल बोलते हैं। ना तो प्रकाश, कोई भी चीज उससे पास नहीं हो पाती। बाकी का तो साइंस वाली मैडम बताएंगे जी। बी बिल्कुल सही है। किसने किसने बताया? नीतू, रत्ना, मृदुल, विक्रम, मनीता, श्वेता, नीतू जी, संजीव जी, राहुल जी, बहुत बढ़िया, बेस्ट, बहुत बढ़िया। बिमलेश चौबे जी ने भी बताया, वेरी गुड। तो 86 में, दरअसल ये आपको हमेशा याद रहेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसलिए पारित हुआ क्योंकि 2 दिसंबर की रात, यानी 2-3 दिसंबर 1984 में भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी। भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी ही परिणाम रहा। यही गैस त्रासदी जो जिसमें हजारों लोग काल कलवित हो गए, मारे गए, बेवजह निर्दोष लोग मरे। नीतू आपने बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए जितने पर्यावरण कार्यकर्ता थे वो सरकार पर दबाव बनाए कि कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए जिसमें दंड का भी प्रावधान हो, और प्रॉपर, मान लीजिए अगर कुछ किसी को क्षति होती है तो उसको मुआवजा भी मिल जाए, दौड़ना ना पड़े किसी को। तो ये हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस है, हानिकारक गैस है, इसी के लीकेज से हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIC। क्वेश्चन पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन है, पढ़िए फटाफट, आंसर कीजिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, यस। साइनाइड, ड नहीं, टा। सी ऑप्शन बता रहे हैं, देखिए सभी लोग, माही, निखत, अनिल, सिंपल शर्मा, नेहा कुमारी, सुप्रिया, निखत रहमान, विभा सिंह, हिमांशु जी। चलिए सभी लोग बता रहे हैं, तनवीर आलम जी, सी ऑप्शन, वेरी गुड। यस, सी ऑप्शन होगा। बंद तंत्र नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। पर्यावरण बंद तंत्र नहीं है, पर्यावरण खुला तंत्र होता है। बाकी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सभी चीजें सही हैं। जैविक अजैविक दोनों घटकों से मिलकर अपनी स्वयं उत्पादकता होती है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सब कुछ सही है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब देखिए फूड चेन से क्वेश्चन है कि जीवों में फूड चेन का समुचित क्रम क्या है? आपको सीरीज बनाना है फूड चेन का, कौन सा सीरीज बेस्ट है? ओपन सिस्टम होता है, यस। बताइए, सभी लोग बताएंगे। और मेरी कही गई बातों का आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? मैं आप लोगों की अच्छाई के लिए कहता हूं। और मैंने हमेशा बताया कि आपका जो मेंटोर होगा, टीचर होगा, और माता पिता, ये आपका कभी अनभल नहीं चाहेंगे। अगर वो सच में होंगे, तो सच में आपके गुरु बनने के योग्य होंगे,
टीचर या मेंटोर बनने के योग्य होंगे तो आपका कभी अनभल नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप सफल हों, आपको सफलता मिले, जिससे कि उनका भी नाम हो ना भाई। सी, घास के, सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग, क्या सी ऑप्शन? ओके, सी ऑप्शन में क्या है? घास है, घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी खाता है, पक्षी को सर्प खाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ए ऑप्शन में क्या है? घास, भेड़िया घास खाता नहीं, गलत हो गया। जीवाणु, जीवाणु को घास, घास को खरगोश, खरगोश को भेड़िया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु को नहीं बल्कि घास को बैक्टीरिया खा लेती है, गलत है। घास को कीट ने खाया, कीट को हिरण ने खाया, गलत हो गया, तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। अब कीट का यहां पे मतलब है, जैसे मान लीजिए टिड्डा, टिड्डा क्या है? ग्रास हॉपर, एक कीट ही तो है, कीट ही है जो तमाम पौधों को या घासों को चुनता है, खा लेता है। अविनाश जी क्या कह रहे हैं? सर सांप को चाइना वाले, अच्छा चाइना वाले खाते हैं। चाइना की स्पेलिंग यही होती है? क्या लिखा है आपने? चाइना लिख दिया है क्या? चाइना लिख दिया आपने, चाइना की स्पेलिंग ये होती है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जब मोर, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट मतलब कोई भी कीट, इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, अंतिम अपघटक, या भोजन पिरामिड का सीड्स? सर कोई पंछी कीट नहीं खाता, किसने कहा ये? अरे भाई वाह, क्या नॉलेज है आपका। देखिए किसने कहा ये? मैं साइड में हो गया, जरा पढ़िए तो इसको। हाँ सर, कोई कोई पंछी कीट नहीं खाते, हाँ तो बिल्कुल सही है ना बिमलेश जी। लेकिन मैक्सिमम पक्षियां, देखिए आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे चुनते रहते हैं, ध्यान से जब देखेंगे तो वो छोटे छोटे कीट होते हैं जिनको चुनते हैं वो। तो यहाँ पे सभी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग डी बता रहे हैं। अच्छा, ए कुमारी ने बताया है ए ऑप्शन, और आज का अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? डी ऑप्शन। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक हम बना लेंगे पूरा कि भैया मोर सर्प को खाता है। मान लीजिए मोर, मोर ने किसको खाया? सर्प को खाया। सर्प इंसेक्ट को खाया, कीट, इंसेक्ट पौधे को खाया। चलिए जब ऐसे बना लेंगे, अब देखिए पौधा क्या हो गया? उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। कीट क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सर्प क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मोर क्या हो गया? तृतीयक या फाइनल, तृतीयक या फाइनल। तो भोजन पिरामिड का शीर्ष हो जाएगा तृतीयक, बिल्कुल सही है, तृतीयक उपभोक्ता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा मोर। ठीक है, यानी जब हम पिरामिड बनाते हैं, यहां पे पिरामिड शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमेशा जब पिरामिड बनाएंगे ना तो कुछ ख्याल रखेंगे। जैसे ये पिरामिड बन गया, पिरामिड में सबसे नीचे हम रखते हैं उत्पादकों को, यहां पे रखेंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर्स को। चाहे पिरामिड इस प्रकार से बने चाहे उल्टा बने, अगर ऐसे भी बनता है तो सबसे नीचे हम किसको रखेंगे? उत्पादकों को, प्रोड्यूसर्स को सबसे नीचे रखेंगे। क्लियर? उसके बाद किसको रखेंगे? प्राथमिक उपभोक्ताओं को, जिनको शाकाहारी भी बोला जाता है। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता या कि अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता। तो भैया बताइए ये अंतिम मतलब, यहां पे देखिए यहां पौधा हो गया, पौधे को यहां ऑप्शन था कीट ने खाया, कीट को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया। अब आप देखिए मोर कहां पर है? पिरामिड में एकदम शीर्ष पर है ना, शीर्ष पर। अपघटक सबको खा लेते हैं पूजा जी, अपघटक सबको खा लेते हैं। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाओगे, सभी लोग ऐसा होता है कि चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, एक दिन मिट्टी मिल जाना है। मिट्टी में कैसे मिल जाना? आप घटकों के द्वारा मिला देते हैं ना मिट्टी में, वो
है ना। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हम खनिज मान लीजिए बन, जब पौधा पेड़ पौधा खनिज बन गया, खनिज बन करके फिर बाहर आएगा, या पोषक तत्व बन जाएगा, पोषक तत्व के बाद ह्यूमस बन जाएगा, ह्यूमस के बाद पेड़ पौधों के द्वारा फिर से वापस। पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। समझ में आ गया सबके? आगे बढ़े। सर अंतिम नहीं होगा इंदु जी, तो क्या होगा आप बता दीजिए क्या होगा? सर सी ऑप्शन भी होगा ना तब। अच्छा देखते हैं सी ऑप्शन में क्या है। सी ऑप्शन में है अंतिम अपघटक लिखा है, क्या कह रहे हैं? मोर अपघटक है क्या? अपघटक डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, कवक, ये सब आते हैं अपघटकों में ना। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? यानी भारत कितने स्टेट तट का निर्माण करते हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं? पांच ऑप्शन, दोनों ए लोग मारिएगा। दिलीप जी क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए जो भी कहना चाह रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कोस्टल बॉर्डर? बी ऑप्शन, कई लोग बता रहे हैं, देखिए बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन तनुप्रिया, अनुपम कुमारी जी बता रही हैं, बी ऑप्शन सौरभ जी बता रहे हैं। बी ऑप्शन यहां पर कितने लोग, कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो तट बनाते हैं, समुद्र तट के किनारे हैं? तो ऐसे राज्य 9। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का। 8 नहीं होगा बल्कि 9। ठीक है, देखिए कैसे गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, इसीलिए हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब देखिए गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवां केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और 9वां वेस्ट बंगाल। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है? अब बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा, सालसेट, निकोबार, रामेश्वरम। नौ राज्यों के नाम ट्रिक से बता। ट्रिक देखिए, कभी भी जो आपको ट्रिक बनाए वो आपको बेवकूफ बना रहा है, चाहे मैथ हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। आप समझिए, ये मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अगर आपको कोई ट्रिक बता रहा है ना तो आपको बेवकूफ बना रहा है। ट्रिक हमेशा खुद का होता है, दूसरे का नहीं होता। ट्रिक क्या होता है? खुद आप बनाएंगे तो याद रहेगा एग्जाम हॉल में। मैं अभी ट्रिक बता दूंगा ना, खूब रट लीजिएगा, एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे। बीच में क्या था, ए था कि डी था, हो गया। हमेशा ट्रिक अपने आप से बनाइए, खुद बनाइए। मेरा काम है पूरा बताने का बेसिक से, आपका काम है ट्रिक बना के उसको शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए। आप बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। यस, श्रीलंका में है क्या? नव संबोधनगढ़। सुजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। वहीं पर रामेश्वरम जो है तीर्थ स्थल भी है, राम सेतु भी है, एडम्स ब्रिज भी है वहीं पर। अगर आप पवन जी कह रहे हैं सर ऐसा नहीं है, दूसरे की ट्रिक भी याद रहती है। मैं आपसे कह रहा हूं 90% ट्रिक आप भूल जाएंगे, जितने भी लोग हैं। अगर आप ट्रिक के भरोसे में भूल जाएंगे, एग्जाम हॉल में काम नहीं आएगा। ट्रिक फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों के भले के लिए, ट्रिक अपना खुद बनाइए। अब जैसे मान लीजिए कुछ होती है 10%, मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि 10% कुछ यूनिवर्सल ट्रिक होती हैं। जैसे कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो मैं आपको बताता हूं ना, तारीख। ऐसे ये किताबों में भी देखने को मिल जाएगा आपको, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, है ना। कुछ यूनिवर्सल होती है, लेकिन ट्रिक पर भरोसा मत कीजिएगा। मैथ वाले में भी, क्योंकि मैथ मैंने देखा खूब ट्रिक चलता है। मैथ के मैक्सिमम टीचर ट्रिक बताते हैं, ट्रिक उरिक से काम थोड़ी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार बैक करना है, इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा बैक कर लेता हूं, देख सकते हैं पूरा फिगर एकदम दिमाग बसा लीजिए ना, कौन सा स्टेट कहां पर है।
इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम भर जाए दिमाग में ये सब चार चीजें। बताइए, हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एक है द्वीप सालसेट। आप में से कोई बता सकता है सालसेट द्वीप के बारे में? सालसेट द्वीप कहां पर है? बताइए, सालसेट द्वीप कहां पर है? सालसेट द्वीप के बारे में कौन मुझे बताएगा? बताइए। नहीं भर पा रहा है माही? तो अगर नहीं भर पा रहा है तो रिवीजन कीजिए ना, मोर एंड मोर रिवीजन कीजिए। कैसे नहीं होगा? कौन काम ऐसा जग में करने से ना है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सा? अभी देखिए कुछ व्यक्तियों ने चंद्रयान लॉन्च कर दिया, आप कह रहे हैं याद नहीं होगा। मुंबई, वेरी गुड। अनिल राज, अनु प्रकाश, पूनम जी। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई। सालसेट द्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है, नोट कर लीजिएगा, विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या। और सालसेट द्वीप पर ही बसा है मुंबई शहर, सपनों का शहर बोला जाता है इसको, मुंबई शहर। मुंबई में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो मुंबई जो है, मुंबई सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर बसा है। सालसेट द्वीप, अब बताइए जरा कहां हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाए कि सालसेट द्वीप कहां स्थित है? अरब सागर, बंगाल खाड़ी, या और कोई 3-4 नाम, तो क्या हो जाएगा? अरब सागर में। कहां पर है? अरब सागर। देखिए ना सालसेट द्वीप, यहां पर सालसेट द्वीप है, ये मुंबई, यहां पर सालसेट द्वीप छोटा सा अरेबियन सी है ना, अरब सागर। ये सभी राज्य अरब सागर किनारे, ये सभी राज्य क्या है? बंगाल खाड़ी किनारे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कई लोग कंफ्यूज होंगे अभी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इज उत्तर वाहिनी? इंग्लिश में भी उत्तर वाहिनी लिख दी है, गलत है, जबकि हिंदी शब्द है उत्तर वाहिनी। एक इकोनॉमिक कैपिटल, यस बिमलेश, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। इसीलिए तो आतंकवादी क्या करते हैं? मुंबई पे हमला करते हैं वो, क्योंकि अगर किसी देश को तोड़ना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई होती है, पहले चीज तो लड़ाई करना खराब बात है, बिल्कुल खराब बात है। हर चीजें, हर सिचुएशन हैंडल हो सकती है। विश्व में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है और ना ही बनेगी जो आप हैंडल नहीं कर सकते। हर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एक चीज की जरूरत होती है, पेशेंस की, धैर्य की। धैर्य से, साहस से काम लेंगे तो सब। मान लीजिए कभी ऐसी नौबत आ जाए तो कभी किसी को मारने पीटने से, जो मान लीजिए कि आप, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उसको मार दिया, बन हो गई दुश्मनी। अब किसी चौराहे पर पहुंचेंगे तो आप भी कूटे जाएंगे, फिर वो आपको कूटेगा, फिर आप उसको कूटेंगे, यही चलता रहेगा। और जरा सोचिए कि अगर आपने उसको आर्थिक नुकसान दे दिया तो वो बहुत पीछे चला गया, अरे भाई एक घंटा आप मारा, कुछ देर तक लाल रहा, फिर उसके बाद साफ साफ हो गया। लेकिन अगर आर्थिक, तब अच्छा भाई फोन, तुम मेरा फोटो खींच रहे थे, ठीक है जरा फोन दिखाना, फोन फेंक दिए वहां पर गड्ढे में, तालाब में। फोटो क्या खींच रहे थे यार? मैं कितनी बार मना किया हूं तुमको, फोटो मत खींचा करो मेरी। अब कुछ बोल भी नहीं पाएगा, नुकसान हो गया ना, और समझ भी जाएगा कि फोटो नहीं खींचना है। जीवन में ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करेगा वो। तो हमेशा इसीलिए मुंबई पर आक्रमण होता रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? सोन, घाघरा, गंडक, कोसी। बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर वाहिनी का मतलब है कि कौन सी नदी उत्तर, देखिए जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है, ठीक है, कई नदियां होंगी दक्षिण वाहिनी, मतलब कि दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा से मिल रही हैं। कई नदी होंगी जो उत्तर की ओर बहते हुए गंगा से मिलती हैं, जैसे पुनपुन, सोन, ये सभी नदियां उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा से मिलती हैं। तो क्या हो जाएगा? सोन। बाकी घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सभी दक्षिण वाहिनी नदियां हैं। दक्षिण वाहिनी मतलब दक्षिण की ओर, वाह मतलब दक्षिण की ओर बह रही हैं, दक्षिण दिशा में बह रही हैं। क्लियर? दक्षिण दिशा में बह रही हैं, ये हो जाएगा।
दक्षिण वाहिनी उत्तर वाहिनी का। क्लियर? चलिए, तो मैं देख पा रहा हूं कि समय हो चुका है और सर हाँ झांक रहे हैं लगातार, तो इसको मैं पीडीएफ दे देता हूं आप लोगों को। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप लोग क्वेश्चन तो बहुत होंगे अभी, इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो ना समझ में आए उसको मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में उसको जो है डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं। बताइए कोई चीज ना समझ में आई हो तो। जी हाँ, आंसर टिक उसमें रहेगा। जितने क्वेश्चंस हुए, जिसमें जितने नहीं हुए वो आप लोगों के टेस्ट के लिए है, उसका आंसर आप लोग बताइएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे इसमें कोई धन्यवाद, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी आप लोगों को पढ़ाना, अच्छे तरीके से पढ़ाना, ठीक है? अब देखिए, जितने भी साथी हैं अभी पीडीएफ सभी लोग ले लेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि एक आएगा आप लोगों के सामने, एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि भाई फैकल्टी रेटिंग, कंटेंट रेटिंग, और भी जो चीज़ें रेटिंग फेटिंग हो उसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, सर अच्छा नहीं पढ़ाए हैं, या सर ने बहुत डांट दिया मुझको, मेरा बहुत अपमान हो गया मेरा, तो आप लोग एक भी रेटिंग मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेहनत करते हैं यार, मतलब करते हैं मेहनत, समझाते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हमको मोटिवेट भी करते रहते हैं बीच बीच में, तो दोस्तों 5 स्टार दीजिएगा, या फिर एक भी डी स्टार मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, ठीक है? ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को हैंगआउट के रूप में पीडीएफ दे दूंगा, टेस्ट उससे करिएगा डाउनलोड करके। और नहीं नहीं, बेस्ट होस्ट नहीं हूं मैं, बस एक कोशिश रहती है कि अपनी ड्यूटी में बहुत अच्छे से निभा पाऊं, एक कोशिश। जैसे भी आपका ये मैं मतलब क्लोज करूंगा यहाँ पे, जैसे ही खत्म होगा तो तुरंत बन के आ जाएगा फैकल्टी रेटिंग, और उसमें आ जाएगा भाई कि आप लोग कुछ लिख भी सकते हैं कि सर, जैसे बच्चे क्या लिखते हैं, नाइस क्लास, ये वो दुनियादारी, जो भी आपको लिखना है ये आपके ऊपर। इसको हैंगआउट मैं आप लोगों को दे देता हूं, एक सेकंड बस। देखिए पिन कर दिया है मैंने, पिन कर दिया है, एक बार जरा उसको देख लीजिए, पिन कर दिया है। आ गया? मिल गया? नहीं, लेक्स हो चुकी हैं अमन, लेक्स हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, क्लास आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? क्लास को सफल बनाने के लिए पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।